जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे साल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग के ऊपर काम शुरू हो चुका है। अब डीओपीटी ने 8वें वेतन आयोग के ऊपर एनसीजेसीएम के साथ में 10 फरवरी 2024 को एक बड़ी मीटिंग फिक्स कर दी है और इस मीटिंग के दौरान 8वें वेतन आयोग की मांगों को लेकर चर्चा होगी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा होगी, 7वें वेतन आयोग की जो पेंशन एनोमलीज है उसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, खबर आ चुकी है, डीओपीटी ने 8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण बैठक के लिए राष्ट्रीय परिषद जेसीएम को आमंत्रित किया है और आंतरिक जो चर्चा है वो पहले से निर्धारित है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने एनसीजेसीएम यानी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति कर्मचारी पक्ष को 10 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे कमरा नंबर 190 नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए आमंत्रित किया है। सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर चर्चा सहित महत्वपूर्ण चिंताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस आमंत्रण के बाद राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने उसी दिन सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष सचिवालय 13C फिरोसा रोड नई दिल्ली में एक आंतरिक बैठक बुलाई है। इस आंतरिक चर्चा का उद्देश्य भारत सरकार के साथ आधिकारिक वार्ता से पहले रणनीतियों और प्रमुख बिंदुओं को संरेखित करना है। दोस्तों, 10 फरवरी को जो डीओपीटी के सचिव के साथ में मीटिंग होगी वो 12 बजे होगी और उससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9:30 बजे जो राष्ट्रीय परिषद का सचिवालय है उसके रूम नंबर 13C में एक बैठक एनसीजेसीएम की होगी, जिसमें एनसीजेसीएम के सभी संगठन भाग लेंगे और उसके बाद सचिव डीओपीटी के साथ में वो चर्चाएं आगे बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, एनसीजेसीएम ने जो मांगे रखी है वो मांगे कौन कौन सी है जिनको वो 8वें वेतन आयोग में शामिल करवाना चाहते हैं। एनसीजेसीएम ने 8th सीपीसी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर 3 फरवरी 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी जेसीए को पहले से ही पत्र लिख दिया है और उसमें मांग की थी कि इट इज रिक्वेस्टेड दैट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द एनसीजेसीएम शुड आल्सो बी कॉल्ड फॉर डिस्कशन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन इन डिटेल बिफोर फाइनलाइजिंग इट। यानी 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करने से पहले शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ में डीओपीटी की एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 8वें वेतन आयोग के लिए जो कि सेक्रेटरी स्टाफ साइड को भेजी गई है, उसमें देखें, टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स फैसिलिटीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन ग्रेचुटी एंड अदर टर्मिनल बेनिफिट्स ईटीसी टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। यानी इसमें कौन कौन से जो कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, साथ ही साथ जो पर्सनल बिलोंगिंग्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज यानी एआईएस, पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज, पर्सनल कॉल एज ग्रामीण डाक सेवक बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और जो अधिकारी और कर्मचारी है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी है और रेगुलेटरी बॉडी के जो मेंबर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस के जो कर्मचारी है वो एनसीजेसीएम में कवर करते हैं। टू वर्कआउट द कम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट्स फॉर द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन इन ए अबोव एज ऑन 1 जनवरी 2016। यानी यहाँ पे जितने प्रकार के जो कर्मचारी और संगठनों के नाम बताए गए हैं, जिसमें डिफेंस के जो जवान और पूर्व सैनिक भी शामिल है, उनके लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनमें सबसे पहली जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है कि द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर बेनिफिट्स फैसिलिटीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स वेलफेयर मैटर्स एटसेट्रा टेकिंग इन टू अकाउंट टू प्रोवाइड द मिनिमम वेजेज एज ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज। यानी आराम से एक कर्मचारी और पेंशनर अपनी ज़िंदगी को जी सके उस लेवल तक हम मांग करते हैं कि जो पे स्ट्रक्चर है, दूसरे बेनिफिट है, अलाउंसेज है, पेंशन है, उसमें 8वें वेतन आयोग में सुधार हो, रिवाइज हो। अब देखिए, जो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस
1957 with modifications in the Dr. Eichrodt formula considering the developments and life requirements which has undergone changes in last 65 years and also various judgments of Honorable Supreme Court judgments on fixing the minimum wages age on 1 January 26। जो 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में हुई थी और उसमें जो डॉक्टर आइक्रोड फॉर्मूला जिसके अनुसार मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उसको 65 साल पूरे हो चुके हैं और उसके बाद कई ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। इन सब को शामिल करते हुए 1 जनवरी 2026 से पे और पेंशन का रिवीजन किया जाए। द कमीशन आल्सो कंसिडर टू इंक्रीज द कंजम्पशन यूनिट्स फ्रॉम 3 फैमिली यूनिट्स टू 3.6 फैमिली यूनिट्स as recommended by an expert committee constituted by Ministry of Labour and Employment to determine the national maximum wage policy in the year 2019। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जो नेशनल मैक्सिमम वेज पॉलिसी लाई गई थी उसको भी यहाँ पे 3 फैमिली से 3.6 फैमिली यूनिट किया जाए। दूसरी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पे शामिल करवाने के लिए लिखा गया है वो है कि 8वें वेतन आयोग में जो पे लेवल 1 को 2 में मर्ज किया जाए, 3 को 4 में मर्ज किया जाए और 5 को 6 में मर्ज किया जाए। तो पे लेवल 1, 3 और 5 खत्म होने से जो लेवल में सैलरी कम होती है उनको एक लेवल अप सैलरी मिलेगी, यानी उनको लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 6 की सैलरी मिलेगी और उसी के अनुसार पेंशन मिलेगी। तो इससे सैलरी और पेंशन में भारी फायदा होने वाला है। अगली जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ली गई है, टू कंसिडर द एग्जिस्टिंग एनोमलीज इन द MSCP स्कीम एंड टू रिकमेंड मिनिमम 5 प्रमोशन इन सर्विस विथ वेरी डिफाइंड हेरारिकल स्ट्रक्चर एंड MSCP इन द प्रोमोशनल हेरारकी। जिस प्रकार प्रमोशन स्कीम है उसी हेरारकी में MSCP मिले और कम से कम 5 प्रमोशन एक कर्मचारी को अपनी पूरी सर्विस के दौरान मिले और 5 MSCP भी उनको मिले। अगली टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ टू बी सैंक्शनड इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स मेंशन इन ए अबो। यानी जो ऊपर जितने प्रकार के कर्मचारियों के नाम बताए गए हैं उनको तुरंत सरकार की ओर से इंटरिम रिलीफ दी जाए। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ इमीडिएटली टू बी मर्ज्ड विथ पे एंड पेंशन। जो DADR है जो 50% को क्रॉस कर चुका है इसको तुरंत ही पे और पेंशन में मर्ज किया जाए और वापस से DADR 0 से शुरू किया जाए। टू सेटल द वेरियस 7th CPC एनोमलीज विच द स्टाफ साइड रेज्ड इन द एनोमली कमेटी मीटिंग एंड JCM मीटिंग। 7वें वेतन आयोग में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको भी दूर करने को लेकर यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इनको शामिल किया गया है। ये सब एनोमलीज जो मीटिंग हुई थी एनोमली कमेटी मीटिंग JCM के साथ में उसमें बताई गई है। अगला जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है टू वर्कआउट द इम्प्रूवमेंट्स नीडेड टू द एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फैमिली पेंशन रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स पेरिटी अमंगस्ट पास्ट फ्यूचर पेंशनर्स। देखिए जो OROP लाई गई है उसमें भी अब भेदभाव है, हालांकि कुछ हद तक भेदभाव कम हुआ है, उसी प्रकार भेदभाव अन्य जो पेंशनर्स है उनके बीच में भी है और सैलरी में भी है। कम्यूटेशन जो 15 साल तक काटा जाता है वो 12 साल तक ही काटा जाना चाहिए। फैमिली पेंशन साथ साथ DCRJ और दूसरे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट है टू रिव्यू एंड रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर CCS 1972 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। यानी यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। जो NPS है उसको ख़त्म करके वापस से OPS लागू किया जाए। नेक्स्ट है टू रिकमेंड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन CGHS रिलेटेड मैटर्स FMA एंड टू रिकमेंड मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग कैशलेस hassle free medical facilities to the employees and pensioners including postal pensioners। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अभी मिल रहा है 1000 रुपये वो बहुत ही कम है। CGHS को कंसिडर करते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की रेट बढ़ाई जाए। साथ ही साथ जो पोस्टल के पेंशनर्स है एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स है
उनके लिए भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। टू रिव्यू एंड रिकमेंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी अप टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जो अभी 12th क्लास तक मिल रही है सीए और हॉस्टल सब्सिडी, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक रिकमेंड किया जाए और कर्मचारियों को ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेज विच आर रिक्वायर्ड इन द करंट सर्कमस्टेंसेज एंड आल्सो टू रिस्टोर द एडवांस विच आर एबोलिश्ड। देखिए, पहले गवर्नमेंट कई मौक़ों पर एडवांस देती थी, यानी एडवांस सैलरी के तौर पर देती थी और वापस वो ईएमआई के तौर पर रिकवर करती थी, जिससे कि कोई फेस्टिवल आए या कोई दूसरा ओकेजन आए तो कर्मचारी इन एडवांस के जरिए उस प्रोग्राम या फेस्टिवल को सही से सेलिब्रेट कर सके। सरकार ने इनको एबोलिश कर दिया। अब मांग की जा रही है कि जो एडवांसेज है उनको वापस रिस्टोर किया जाए। नेक्स्ट है टू कंसिडर पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन द इंडियन रेलवेज considering the risk and hardship involved in the nature of duties of the railway employees who work round the clock on all 365 days। रेलवे के कर्मचारी 365 दिन काम करते हैं, तो उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ग्रांट करने के लिए यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा गया है, मांग की गई है कि इसको 8वें वेतन आयोग में लागू किया जाए। नेक्स्ट है टू कंसिडर द हाईली पेरेनियल रिस्की एंड हजार्डियस वर्किंग conditions under which the defense civilian employees involved in manufacturing arms, ammunition, chemicals, explosive and acids etc. and also in its storage, and to recommend a special risk allowance, insurance coverage and compensation। डिफेंस सिविलियंस के लिए स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज और कंपेंसेशन की भी मांग यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के लिए कर दी गई है। तो दोस्तों, ये सारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिनके ऊपर 10 फरवरी को डीओपीटी के सेक्रेटरी के साथ एनसीजेसीएम के जितने भी संगठन है, साथ ही साथ जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, वो मीटिंग करेंगे और अपनी मीटिंग और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उनसे सेक्रेटरी डीओपीटी को अवगत कराएंगे ताकि 8वें वेतन आयोग में ये सब मांगें शामिल की जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।